बहादुर नगर नाम का राज्य था। उस राज्य पर राजा बलवंत का शासन था। उसके दो बेटे थे जिनका नाम अमन और रमन था। दोनों ही युवा हो चुके थे। राजा बलवंत का एक मंत्री था जिसका नाम था राजनाथ, जो बहुत ही बुद्धिमान था। राजा अक्सर अपने कार्य में मंत्री की सलाह लिया करता था। एक दिन मंत्री राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, आपके दोनों बेटे बहुत ही होनहार हैं। अब तो उचित समय आ चुका है कि उनका राज्याभिषेक हो जाए। राजा बोला, जी मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ। मंत्री बोला, शायद महाराज दोनों में से किसका राज तिलक करना है यह निर्णय आप कर चुके हैं। चाहे आप किसी का भी राज तिलक करें, दोनों तो आपके ही बेटे हैं। राजा बोला, परंतु दोनों में बुद्धिमानी एक समान नहीं है। रमन में राजा बनने की सारी योग्यताएं हैं, वहीं अमन बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है। इसलिए मैंने रमन को ही राज्य का कार्य सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि अमन में राजा बनने की योग्यता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तभी मंत्री बोला, महाराज, आपने तो बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया होगा। फिर कुछ दिनों के बाद अमन और रमन में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसे सुलझाने के लिए वह दोनों अपने पिता के पास जाते हैं। पिताजी, हम दोनों के बीच एक विवाद हो गया है। राजा बोला, अच्छा, क्या विवाद है? जरा विस्तार से बताओ, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। रमन बोला, पिताजी, हमारे राज्य में कई लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इससे ना सिर्फ उनकी भूख मिटेगी, बल्कि लोगों में महाराज का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी अमन बोला, यह योजना गलत है पिताजी। यदि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है यह जानकर उसका कोई पक्का उपाय करना चाहिए। इस तरह की योजना बनाने से समय समय पर वो समस्या फिर से आती रहेगी। भूखे लोगों की भूख मिटाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अनाज कैसे उगाते हैं यह उन्हें सिखाया जाए, तो वह ना सिर्फ अपनी भूख मिटाएं, बल्कि कई और लोगों की भूख मिटा सकेंगे। सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अगर काम करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। राजा दोनों की बातें सुनने के बाद कुछ देर तक सोचते रहते हैं और फिर अपने मंत्री की तरफ देखते हैं। मंत्री बोला, महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी को अगर जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो क्या यह एक सही फैसला होगा? यदि राज्य से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसलिए मुझे रमन की बात सही लगती है, जबकि अमन की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि योग्यता भी होनी चाहिए, और यह योग्यता अमन में नहीं है। अमन, अब तुम आगे से कोई भी गलत सलाह मत देना। राजा बोला, मंत्री जी, रमन का राज तिलक करने की तैयारी कीजिए। महाराज, रमन का पक्ष तो मान लेते हैं, परंतु अमन की बात को गलत ठहराकर अमन का अपमान भी करते हैं, और यह अपमान अमन से सहन नहीं होता। इसलिए वो बिना किसी को बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य छोड़कर चला जाता है। अमन कई नगर में और कई गांव में घूमते घूमते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वह जिस रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत लोगों को उपदेश दे रहे थे। अमन वहीं पर रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। अमन ने एक आदमी से पूछा, पुराने ग्रंथों और शास्त्रों की लिखी हुई बातों को इतनी सरलता से समझाने वाले यह कौन है? गांव का व्यक्ति बोला, यह इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी हैं। वह एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है सुलोचना।
यह जिससे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं वह उनकी बेटी को पसंद नहीं आता। चाहे कितना भी समझा लो उनकी बेटी मानती ही नहीं। यही कारण है कि यह अक्सर दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही अमन पुजारी जी के पास जाता है और कहने लगा, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई है उससे मेरे कई संदेह दूर हो गए हैं। अभी तक मैं सोच रहा था कि एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, परंतु अब समझ में आ गया है कि संसार में रहते हुए भी शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अमन की बातें सुनकर पुजारी जी उससे बहुत ही प्रभावित हुए और वह अमन को पसंद करने लगी और अमन से पूछे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम कहाँ से आए हो? अमन ने सच्चाई को छुपाते हुए कहा, गुरुजी, मेरा नाम अमर है। बस मुझे इतना ही मालूम है। मैं बचपन से ही बिना माँ बाप के रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो। अमर पुजारी जी की बात स्वीकार कर लेता है और उनके घर पर चला गया। उनके घर पर उनकी बेटी सुलोचना, जिसे कभी कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता था, अमर को देखकर वह बहुत ही प्रभावित हुई। एक दिन सुलोचना अमर से कहने लगी, क्या वह उसके साथ गांव के कुएं पर पानी भरने चलेगा? अमर उसके सहायता करने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ कुएं पर पहुंच जाता है। सुलोचना जानती थी कि इस समय कुएं पर कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर वह अमर से कहने लगी कि आम तौर पर मैं पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक इच्छा जगी है। आज रात पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए दूसरे गांव में जाने वाले हैं। मौका अच्छा है, तुम रात में मेरे कमरे में आ जाना। अमर बोला, तुम्हारे पिता को मैं गुरु मानता हूँ और तुम उनकी बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए। अमर के ऐसे कहने पर सुलोचना उसे बहुत ही समझाने लगती है, परंतु अमर के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर सुलोचना ने सोचा कि इसे सबक सिखाती हूँ। वो अचानक अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ देती है। हाथों को खरोच लगती है और बालों को बिखरा कर रोने लगती है। रोते रोते वह अपने घर पहुंची और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अमर ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। आपने एक आस्तीन के सांप को अपने घर में आश्रय दिया है। देखिए, उस दुष्ट अमर ने मेरा क्या हाल कर दिया है। पुजारी जी जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसलिए वह यह बात मान लेते हैं कि अमर ने ही यह घिनौना काम किया है। शायद इसी इरादे से वह उनके घर पर आया था। दोनों पिता और पुत्री गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। मुखिया ने अमर को भी बुलाया। वहां सुलोचना ने नाटक करते हुए झूठ को सच बनाकर मुखिया को कह सुनाया। मुखिया ने जब अमर से इस बात के बारे में पूछा तो अमर ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुखिया ने एक बार फिर से पूछा, अमर, क्या तू अपराधी है? तूने यह अपराध किया है? मुखिया के सवाल का कोई भी उत्तर दिए बिना अमर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तब मुखिया कहता है, तू कोई जवाब नहीं दे रहा, तूने चुप्पी क्यों साध रखी है? इसका मतलब तूने ही अपराध किया है, इसलिए तुझे दंड देना ही चाहिए। सुलोचना गुरुजी की बेटी है, यह बात जानते हुए भी तूने यह अपराध क्यों किया? अन्याय के अनुसार तो तुझे इस अपराध का दंड यह मिलना चाहिए कि तेरे हाथ पैर काट दिया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन यह कहता है कि तू अपराधी नहीं है, और सुलोचना के पास भी इस बात का कोई प्रमाण या गवाह नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा हूँ।
जब मुखिया कोई भी फैसला नहीं ले पाया तो उसने इस मामले की सारी जानकारी उस राज्य के राजा विश्वनाथ को दी। राजा विश्वनाथ सारी बातें सुनकर बोला, मुखिया जी, जब अमर इस अपराध पर मौन है और सुलोचना ने अपनी गवाही दे दी तो तुम्हें अमर को दंड देना चाहिए था। मुखिया बोला, महाराज, अमर का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता कि वह अपराधी है। मेरे विचार में आप एक बार उन दोनों से मिलें और फिर उनका पक्ष सुनकर सही निर्णय करें। राजा बोला, ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगा। तुम अभी जा सकते हो। राजा विश्वनाथ की एक बेटी थी जिसका नाम था स्वर्णलता, जो बहुत ही सुंदर और अक्लमंद भी थी। महाराज को जब भी कोई संदेह होता तो वह अपनी बेटी से सलाह करते थे। इस बार भी उन्होंने अमर और सुलोचना का सारा मामला उसे कह सुनाया। स्वर्णलता कहने लगी, पिताजी, हमें उन पुजारी सुलोचना और अमर को अपने सामने बुलाना चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी और कौन निर्दोष है। आप तीनों को राज दरबार में बुलाइए। स्वर्णलता के कहने पर राजा तीनों को राज दरबार में बुलाकर पूछताछ करते हैं। पिता और पुत्री राजा के सामने वही बात कहते हैं जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी, परंतु अमर का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी संदेह होता है कि यह निर्दोष है। सबूत ना होने पर अमर को दंड देने का मन राजा विश्वनाथ का नहीं था, परंतु अमर निर्दोष है इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं था। तब राजा अपनी बेटी की तरफ देखने लगे। उनकी बेटी स्वर्णलता उन तीनों को वहीं रहने को कहकर अपने पिता के साथ एक दूसरे कक्ष में जाकर कहती है, पिताजी, यदि यह समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उनका आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई फैसला निकल पाएगा। हमें उसी के लिए कोशिश करनी होगी। राजा बोला, परंतु यह सब कैसे होगा? स्वर्णलता बोली, आप यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 2 दिन का समय लगेगा, बाकी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। यह कहकर स्वर्णलता मुस्कुराने लगी। फिर स्वर्णलता के आदेश के अनुसार सुलोचना और अमर को राजमहल में ही 2 अलग-अलग कमरे में ठहरा दिया गया। दोनों ही कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास ही थे। स्वर्णलता अपने पिता से बोली, पिताजी, अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, इसलिए अब इस मामले में मैं और आप ही गवाह बनेंगे। आइए प्रमाण ढूंढते हैं। फिर स्वर्णलता अपने पिता को अमर के कमरे के पास ले गई। अमर के कमरे के दरवाजे में एक छेद था, जिसमें से कमरे में क्या हो रहा है यह साफ देखा जा सकता था। राजा जब कमरे के छेद से देखा तो अमर बिल्कुल शांत दिखाई देता है। दूसरी तरफ सुलोचना अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। जब काफी देर तक कमरे में कोई नहीं आता तो सुलोचना बेचैन होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। कमरे में इधर उधर टहलते हुए उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसे वो खोलती है। कुंडी ना लगी होने के कारण दरवाज़ा आसानी से खुल गया। असल में यह दरवाज़ा उसे अमर के कमरे में ले जाता था। जब वह अंदर गई तो उसे अमर दिखाई दिया। वह बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सुलोचना ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। जब उसे लगा कि यहाँ पर कोई और नहीं तो अमर के नज़दीक जाकर कहने लगी, अब तो तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा। तुमने मुझे ठुकराया है। मेरी सुंदरता पर तो लोग मरते हैं, पर तुमने मेरा तिरस्कार किया है। अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले लूँगी, वरना मेरा झूठ तुम्हारा प्राण ले लेगा। अमर बोला, मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच्चा हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। परंतु मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता। वो दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे के छेद में से यह सब कुछ देख रहा था। अगले दिन राजा सबको राज दरबार में बुलाकर कहने लगा,
सुलोचना, तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि अमर बिल्कुल निर्दोष है। सुलोचना की इच्छा जब अमर ने पूरी नहीं की, तब इस पर झूठा आरोप लगाकर इसकी शिकायत की। होना तो यह चाहिए कि सुलोचना को दंड दिया जाए, परंतु सुलोचना के पिता को देखते हुए हम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं, और साथ ही अमर को अपराध मुक्त किया जाता है। राजा ने पुजारी जी और सुलोचना को जाने दिया, जबकि अमर को अपना अतिथि बना लिया। वो अमर को बहुत ही पसंद करते थे और अपने बेटी का विवाह अमर से ही करना चाहते थे। पहले तो अमर ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे पता चला कि स्वर्णलता की वजह से ही वह निर्दोष साबित हुआ है, तो वह शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनकी धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद अमर ने राजा विश्वनाथ को अपनी सच्चाई बताई। मैं एक राजपुत्र हूँ और मेरा नाम अमर नहीं अमन है, परंतु मैं अपने पिता के व्यवहार के कारण अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आ गया। राजा बोले, तुम चाहे एक राजपुत्र हो या एक साधारण मनुष्य, अब इस बात का कोई महत्व नहीं है। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि तुम जैसा समझदार व्यक्ति मेरी बेटी का पति और इस राज्य का होने वाला भावी राजा है। इस प्रकार अमन की सच्चाई की जीत हुई और उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।